हेलो स्टूडेंट्स, और कैसा है आप लोगों का। अभी अपन जो पढ़ रहे थे वो अभी बच्चों का फ़िज़िकल डेवलपमेंट के बारे में ही पढ़ रहे थे। फ़िज़िकल डेवलपमेंट के अंतर्गत मैंने आपको अभी तक ये जो फ़िज़िकल डेवलपमेंट है उसमें दांतों के बारे में अपन पढ़ रहे थे। तो अस्थायी और स्थायी दांतों के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, और ये पोर्शन मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि जिसमें मैंने बताया था कि बालकों की आयु में स्थायी दांत कब तक आ जाने चाहिए। अस्थायी दांत और स्थायी दांतों की तुलना, कंपैरिजन बिटवीन टेम्परेरी एंड परमानेंट टीथ, मतलब कि दोनों में क्या तुलना होती है। तो पहली तुलना तो ये है कि शिशु जब अस्थायी दांतों में और स्थायी दांत, ये तो अस्थायी दांतों का कॉलम है, ये स्थायी दांत हैं, और दोनों में क्या फ़र्क होता है। तो शिशु जब 6 से 7 माह का हो जाता है तब से अस्थायी दांत निकलना शुरू होता है। ये तो हो गई अस्थायी दांतों की, तो 6 से 7 माह तक निकल जाता है। उसके बाद अब स्थायी दांत जो होते हैं, लगभग 6 वर्ष की अवस्था में स्थायी दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। अब ये दूसरा पॉइंट जो है वो है 2.5 से 3 वर्ष की अवस्था तक लगभग सभी अस्थायी दांत निकल आते हैं, और जबकि स्थायी दांत होते हैं वो 17 से 25 वर्ष की अवस्था तक निकलते हैं और परिपक्व अवस्था तक होते रहते हैं। सबसे अंत में अक्ल दांत या विजडम टूथ कहते हैं वो निकलती है, जो कि मैंने पहले भी आप मेरे को बताया था। अब थर्ड पॉइंट में मैंने बताया कि अस्थायी दांत या टेम्परेरी टीथ जो होते हैं उनकी सिर्फ वो 20 ही होते हैं, और जबकि स्थायी दांत जो होते हैं वो 32 होते हैं। तभी तो कहते हैं कि 32 ही तोड़ दूंगा, हैं 32 दांत होते हैं। अब चौथे में आप देखिए कि अस्थायी दांत निकलते समय बालकों को बहुत ही कष्ट एवं पीड़ा होती है, जो कि पूर्व में अपन पढ़ चुके हैं। उन्हें बुखार, दस्त, डायरिया आदि हो जाता है। अतः बालक क्रोधी एवं चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनके मसूड़े नीचे से फटे हुए नहीं होते। तभी बार बार वो टॉय लेकर या कुछ ऐसी कड़ी चीज़ लेके, और वो क्योंकि उनको खुजली मचती है। लेकिन जब पहले वो दांत निकल चुके हैं तो वहाँ पे वो छिद्र हो चुके होते हैं, और जैसे जैसे अस्थायी दांत टूटते जाते हैं और स्थायी दांत आते हैं अस्थायी टूटने पर, तो सामान्यतः स्थायी दांत निकलते समय बालकों को कोई दर्द नहीं होता है। मगर हाँ, जब विजडम टूथ निकलती है तो उस समय मसूड़े फूल जाते हैं। इस कारण दर्द, पीड़ा एवं असह्य कष्ट होता है। भोजन को चबाने एवं निगलने में परेशानी होती है, अतः अर्धठोस भोजन खाना पड़ता है। ये देखिए आप, अर्धठोस मतलब सेमी लिक्विड, जैसे कि हलवा है, या जैसे कि घुटी हुई चीज़ है, सूप है, खिचड़ी है, या मतलब सेमी लिक्विड चीज़ अपन को खानी पड़ती है। अब आइए, अस्थायी दांत ये आकार में छोटे एवं गुण में इन्फीरियर होते हैं, मतलब उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती है। और स्थायी दांत ये आकार में बड़े एवं गुण में सुपीरियर होते हैं। सुपीरियर होते हैं तो इसलिए उनको खाने में वो, क्योंकि उनको परमानेंट चलना होता है। और इसी प्रकार अब आप दूसरे उस पर देखिए कि इसी प्रकार अस्थायी दांत जब टूटते हैं तो इनके स्थान पर स्थायी दांत निकल आते हैं। लेकिन अस्थायी दांतों के टूटने के बाद उनके स्थान पर कोई दूसरा दांत नहीं निकलता है, क्योंकि अस्थायी दांत अगर टूट गया तो फिर वो परमानेंट टूट जाता है। किसी गलती, कोई एक्सीडेंट या किसी भी वजह से टूट गया तो वो निकलता है। उसकी जगह पर या तो आर्टिफिशियल टीथ ही लगवाना पड़ता है, कोई नया दांत उसकी जगह पर नहीं आता। फिर आइए आप 7वें पॉइंट पर कि अस्थायी दांतों को दूध का दांत या मिल्क टीथ भी कहते हैं। कहते हैं ना कि अभी तो बच्चों के दूध के दांत हैं, और इसकी अवधि कम समय की होती है, इसलिए इसी स्थायी दांत भी कहते हैं। इसे स्थायी दांत जो है, जो इन्हें स्थायी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये टूटते नहीं हैं, और अच्छी देखभाल एवं उत्तम पोषण की स्थिति में ये काफ़ी लंबे दीर्घकालीन होते हैं तथा जीवन पर्यंत मोती के समान चमकते रहते हैं अगर उनका ध्यान रखा जाए तो ये तो स्थायी और अस्थायी दांतों के बारे में मैंने आपको बताया। अब दांतों का मनोवैज्ञानिक महत्व, फिजियोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस ऑफ टीथ। अस्थायी दांतों के निकलते समय बालकों को अधिक कष्ट एवं पीड़ा होती है। ये मैं बता ही चुकी हूँ, बुखार हो जाता है, दस्त हो जाता है, डायरिया, उल्टी आदि होते हैं। शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं, क्रोधी, जिद्दी एवं चिड़चिड़े हो जाते हैं। ये अभी ऊपर मैं इसको डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। अब दूसरे पॉइंट पे देखिए
कि जब बच्चों के अस्थायी दांत टूटने प्रारंभ हो जाते हैं और स्थायी दांत निकलने लगते हैं तो वह ऐसा सोचता है कि उसका बचपन अब समाप्त हो रहा है। कई बच्चे अपने अस्थायी दांत टूटने पर बड़े ही खुश होते हैं, उन्हें अपने दोस्तों के बीच दिखाकर बहुत खुश होते हैं और वो इसे दांतों को खुली खिड़की, ओपन विंडो की संज्ञा भी देते हैं। कई बच्चे बड़े प्यारे होते हैं, बच्चे तो सभी प्यारे होते हैं, लेकिन दिखाते हैं, देखिए बुआ, देखिए दादी, देखिए नानी, हमारा दांत टूट गया, वो वही चीज़ होती है। अब तीसरे पॉइंट में आप देखिए, कई बालक बालिकाओं के जिनके दांत सुंदर क्रमबद्ध रूप से सजे नहीं होते हैं बल्कि टेढ़े मेढ़े, अव्यवस्थित, बड़े एवं आगे की ओर निकले होते हैं, वे दूसरों के सामने खिलखिलाकर हंसने में शर्म का अनुभव करते हैं। वह खुलकर इसलिए नहीं हंसते कि कहीं उनका टेढ़ा मेढ़ा दांत दूसरों को न दिख जाए। अतः ऐसे बालकों में कई व्यवहारात्मक एवं व्यक्तित्व संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। फलतः वह दोस्त बनाने में असफल हो जाते हैं और उनका व्यक्तित्व विकास भी ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। इस कारण उनका अच्छा सामाजिकरण मतलब सोशलाइजेशन नहीं हो पाता। लेकिन इनके बीच में मैं अपनी तरफ से एक बात बताना चाहूँगी कि ये कोई पुरानी बात है, लेकिन आजकल ऑर्थोडोंटल या दांतों की भी सुंदरता के लिए कई तरह के उपकरण जैसे ब्रिसल्स वगैरह लग जाते हैं और कई तरह की ऐसी चीज़ें होती हैं दांतों के डॉक्टर के पास में कि उसके द्वारा उनको वापस से ठीक कर दिया जाता है। उनको सही क्रमबद्ध तरीके से उनमें चमकाहट लाना, उनकी क्लीनिंग करना, तो ये सब जो प्रोसेस है आजकल नई टेक्नोलॉजी के अंदर ये उपलब्ध हैं, तो वो काम में लिए जा सकते हैं। लेकिन सिर्फ 18 वर्ष के बाद में फिर वो काम नहीं करता, फिर तो सिर्फ क्लीनिंग, ब्लीचिंग या उनको चमकाना यही काम रह जाता है। अब अपन आते हैं मांसपेशियों एवं वसा ऊतकों का विकास। मांसपेशियों एवं वसा ऊतकों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मसल्स एंड एडिपोज टिश्यू। हड्डियाँ जहाँ शरीर का एक ढांचा एवं आकृति प्रदान करते हैं, वहीं मांसपेशियाँ शरीर को क्रियाशीलता प्रदान करती है। उठने, बैठने, दौड़ने, भागने आदि की क्रियाओं का संचालन मांसपेशियों में विकास के कारण ही होता है। बालकों के वजन में वृद्धि न केवल हड्डियों एवं वृद्धि एवं विकास के कारण होता है बल्कि पेशियों एवं वस्कीय ऊतकों का भी अमूल्य योगदान होता है। अपन सोचते हैं कि भाई खाली है ना हड्डियाँ ही मजबूत होती हैं, नहीं, हड्डियाँ भी लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ी होती हैं, उनके ऊपर मांसपेशियाँ भी होती हैं, फिर उनके ऊपर त्वचा भी होती है, तो सभी का अपना अपना अमूल्य योगदान होता है हर चीज़ में, शरीर को बनाने में। यदि एक नवजात शिशु के शरीर की रचना का अवलोकन करें तो पता चलता है कि उसकी मांसपेशियाँ अत्यंत ही कोमल, नाजुक, छोटी और अविकसित होती हैं तथा हड्डियों से चिपकी होती हैं। इस कारण शिशु की क्रियाशीलता में शिथिलता पाई जाती है, क्योंकि अभी उसमें मैच्योरिटी नहीं आई होती, तो वो थोड़ा शिथिल होता है, उतना भाग दौड़ और वो सब नहीं कर सकता है। इस अवस्था में मांसपेशियों में 28% ठोस तथा 72% जलीय अंश होता है, लिक्विड होता है मतलब। परंतु जैसे जैसे बालक की उम्र बढ़ती जाती है, मांसपेशियों की विकास होता जाता है। ये लंबाई, चौड़ाई एवं मोटाई में बढ़ती जाती हैं तथा परिपक्व अवस्था एवं मांसपेशियों की मोटाई जन्म के समय से अब 5 गुना ज़्यादा हो जाती हैं। किशोरावस्था मांसपेशियों में ठोस अंश 34% तथा जलीय अंश 66% तक रह जाता है। ये देखिए यहाँ पे है, जीवन के प्रारंभिक वर्षों में वसीय ऊतकों का विकास मांसपेशियों की तीव्र गति से होता है। 12 से 45 वर्ष तक की लड़कियों और 14 से 15 वर्ष तक के लड़कों में पेशीय ऊतकों में वृद्धि जो होती है वो तेज़ी से होती है, जो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जिन बालकों की मांसपेशियां जितना अधिक विकसित और मोटी होती हैं वो उतना ही अधिक शारीरिक रूप से शक्तिशाली एवं बलवान होते हैं। तो ये जो अपन ने पढ़ा वो मांसपेशियों और वसा ऊतकों का विकास पढ़ा, क्योंकि मांसपेशियां और वसा ऊतक जो होते हैं वो भी हमारे शरीर के लिए हड्डियों के अलावा त्वचा, हर चीज़ का अपना इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि 2 हड्डियां होती हैं आपस में जुड़ी हुई होती हैं, कई तो वैसे फिक्स होती हैं जैसे कि कीलों की तरह होती हैं, कई लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ी रहती है, तो सबका अपना अपना योगदान होता है। अब जो नेक्स्ट अपन टॉपिक कल पढ़ने जा रहे हैं
वो नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना इफ़ेक्ट ऑफ रेशो ऑफ मसल्स एंड एडिपोज टिश्यू, मांसपेशियों एवं वसी ऊतकों का अनुपात का प्रभाव। तो ये कल अपन पढ़ते हैं, तब तक आप नोट्स निकालिए और पढ़िए और ध्यान से परीक्षा दीजिए।